नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर करू करेंगे। सीएम धामी का आज हरिद्वार दौरा। महाराजा अग्रसेन अग्रवाल आश्रम में के 50वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री करेंगे कार्यक्रम में प्रतिभाग। क्यूर महोत्सव बागेश्वर पर आयोजित कार्यक्रम में भी करेंगे वर्चुअल संबोधन। मानव उत्थान सेवा समिति के बैसाखी महोत्सव में भी होंगे शामिल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहने वाले हैं। और ऐसे में सीएम का यह हरिद्वार में दौरा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। महाराजा अग्रसेन के 50वें स्थापना दिवस पर आज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत भी करेंगे। और सीएम धामी का आज हरिद्वार में दौरा है, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। और अब ये भी कहा जा रहा है कि महाराजा अग्रसेन अग्रवाल आश्रम के 50वें स्थापना दिवस पर जो कार्यक्रम है, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का कार्यक्रम आज रहने वाला है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का? तो देखिए विशाल, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक दिवसीय हरिद्वार दौरा। सबसे पहले सीएम धामी महाराज अग्रसेन अग्रवाल आश्रम में पहुंचेंगे, जहां 50वें स्थापना दिवस में वो प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इससे अलग भी जो कार्यक्रम रखे गए, यानी कि कहा जा सकता है करीब 1:15 सीएम धामी डामकोटी कयू महोत्सव बागेश्वर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसमें प्रतिभाग करेंगे। हालांकि ये जो कार्यक्रम है इसको यहाँ पे आरक्षित रखा गया है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ जो अन्य भाजपा नेता हो केवल वही शामिल हो पाएंगे। बाकी मीडिया से इस कार्यक्रम में जो सीएम धामी वो दूरी बना के रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे मानव उत्थान सेवा समिति के द्वारा एक बैसाखी महोत्सव रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। यानी कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे करीब 5 घंटे बिताएंगे हरिद्वार में, जिसको लेकर तमाम जो प्रशासनिक तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। यहाँ पे सुरक्षा को लेके कहीं न कहीं यहाँ पे कड़े इंतजाम किए गए, क्योंकि हमने देखा कि लगातार कांग्रेस ने इस बात को साफ किया था कि जो यहाँ पे महंगाई बढ़ी है उसको लेकर केंद्र सरकार को घेरने का काम किया जाएगा, यानी कि जगह जगह प्रदर्शन किए जाएंगे। और आज कोई प्रदर्शनकारी सीएम धामी के काबिले तक ना पहुंचे, इसका भी यहाँ पे विशेष ध्यान रखा गया, यानी कि चप्पे चप्पे पे पुलिस बल को तैनात किया गया। और चारधाम यात्रा भी नजदीक है। चारधाम यात्रा को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश दे सकते हैं, या कोई बैठक भी आज अधिकारियों के साथ में की जा सकती है, क्योंकि लगातार हम देखें कि यहाँ पे चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन स्तर पर बैठक चल रही है। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत भी हो जाएगी, जिसको लेकर अब तैयारियां तेज हो गई है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। आज केंद्र राज्य सरकार का प्रदेश भर में फूकेंगे पुतला। प्रदेश में बिजली के दामों में बढ़ोतरी का भी विरोध जताएंगे और सिलेंडर के बढ़ते दामों का भी विरोध जताएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर प्रदेश भर में आज प्रदर्शन किया जाएगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रदेश में बढ़ते दामों को, बिजली के दामों को लेकर आज प्रदर्शन किया जाएगा। और ये पूरी तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि सिलेंडर के भी दाम बढ़े और अब बिजली के भी दाम बढ़े, जिसको लेकर प्रदेश भर में आज कांग्रेस प्रदर्शन भी करेगी। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से प्रदर्शन आज किया जाएगा? प्रदर्शन करने जा रही है और आज इसकी शुरुआत होगी। केंद्र और राज्य सरकार का प्रदेश भर में कांग्रेस पुतला फूंककर अपना विरोध जताएगी। और साथ ही इस तरह से हाल ही में आपने देखा कि बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई, सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों बढ़े हैं, उस पर भी एक्साइज ड्यूटी जो है बढ़ा गई है रोड पे। तो उसको लेकर के लगातार जो है कांग्रेस कह रही थी कि वो अब जो है अपना अलग रूप से प्रचार करेगी और उसको लेकर के लगातार जो है कहीं ना कहीं वो जो है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। तो अहमदाबाद से लौटने के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा था कि वो जब वहाँ ग्रेजुएशन से लौटेंगे उसके बाद जो है पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। और उसी के चलते कल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ किया कि आज से जो है प्रदेश भर में जो है प्रदेश सरकार और राज्य सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जो है फूके जाएंगे। देखिए जाए तो ये किरण जो अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष, उनके आह्वान पर जो है ये कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम के तहत जो है पुतले फूकने का कार्यक्रम रहेगा और उसमें प्रदर्शन किया जाएगा।
देखिए इसको लेकर के पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन ने कमर कसी हुई है। पुलिस प्रशासन जो है वो वहाँ पर चौराहों पर जो है तैनात रहेगा और उसके बाद जैसे ही ये लोग पुतला फूकने के लिए आएंगे तो अंदर से जो है शांतिपूर्ण माहौल में पुतला फूक कर वो वापस लौटाया जाएगा। क्योंकि देखा जाए कि जिस तरह से प्रदर्शन की बात की जा रही है तो ऐसे में महंगाई को लेकर उन्होंने कहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार पहले महंगाई के नाम पर ही वोट लेकर लोगों से आज सत्ता में आई है, उसके बाद महंगाई रुक नहीं है रही है, लगातार जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं आज सरकार को घेरने का प्रयास जो है वो कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। विशाल। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा है कि जिस पार्टी का कोई योगदान देश की आज़ादी में नहीं रहा हो, हमेशा देश की आज़ादी के 70 सालों के पुरुषार्थ को ठोकर मारते रहे हों, उनकी बेइज्जती करते रहे हों, उनसे इसके अलावा कोई और बात नहीं की जा सकती है। वहीं जिस परिवार के सदस्यों ने 12-12 साल देश की आज़ादी में अपना जीवन काटा हो, जिन्होंने अपनी इलाहाबाद की संपत्ति राष्ट्र के नाम कर दी हो, जिसके परिवार वालों ने देश के उत्थान में अपनी 2-2 शहादतें दी हों, उसकी जय जयकार अगर कोई कार्यकर्ता करता है तो बीजेपी को दर्द क्यों हो रहा है? बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जिस पार्टी का एक भी आदमी का कोई सहयोग इस राष्ट्र के आज़ादी से लेकर निर्माण में नहीं रहा हो, जो हमेशा देश की आज़ादी के बाद के 70 सालों के पुरुषार्थ को ठोकर मारते रहे हों, उसकी बेइज्जती करते रहे हों, उनसे इससे अलावा और बात क्या की जा सकती है। जिस परिवार के सदस्यों ने 12-12 साल अपना जीवन देश की आज़ादी में जेल में काटा हो, जिन्होंने अपनी इलाहाबाद की पूरी संपत्ति राष्ट्र के नाम करी हो, जिसके परिवार ने 2-2 शहादतें इस राष्ट्र की उन्नति में दी हों, इंदिरा जी और राजीव जी ने, उसको अगर हम पर्याय मान लेते हैं या उसकी जय जयकार उसका कार्यकर्ता करता तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों है? क्या नाथुराम गोडसे की जिंदाबाद कहने वाले लोगों को सोनिया और राहुल गांधी पर टिप्पणी करने का अधिकार है? ये मेरा। लोहाघाट ब्लॉक के खेतड़ा के प्रसिद्ध सतचूली मंदिर में आयोजित 5 दिवसीय देवी महोत्सव का शनिवार को महामाया भगवती एवं मां महाकाली की भव्य एवं दिव्य रथ यात्रा निकालने के साथ ही समापन हो गया। प्रातःकाल मंदिर में मुख्य पुजारी दयानंद चिलकोटी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना संपन्न की है। दोपहर बाद देवस्थली खेतड़ा में देवी गद्दी लगाई गई। मां भगवती के देव डांगर दिलीप सिंह, कालिका मैया के चंद्रकांत चिलकोटी और अध्या वीर के देव डांगर नारायण सिंह बोरा रथ में सवार हुए। केलपाल फतेह सिंह रावत, सुनील सिंह रावत, कालशन बाबा धन सिंह रावत भक्तों को आशीर्वाद देते हुए भी चल रहे थे। चंपावत जनपद के लोहाघाट ब्लॉक के अंतर्गत खतेड़ा के प्रसिद्ध सतचूली मंदिर में 5 दिवसीय देवी महोत्सव का आज विहंगम और दिव्य भव्य देवी रथ यात्रा के साथ समापन हुआ। 5 दिवस पूर्व यह हमारा महोत्सव आरंभ हुआ था, जिसमें कलश यात्रा और सुंदरकांड के साथ महोत्सव का प्रारंभ हुआ था और 5 दिवस तक लगातार भजन कीर्तन और विविध वृक्षारोपण आदि कार्यक्रम मंदिर परिसर में आयोजित हुए। आज पंचम दिवस में प्रातःकाल मंदिर के मुख्य पुजारी श्री दयानंद चिलकुटी जी द्वारा विधि विधान से मंदिर परिसर में पूजन अर्चन हवन यज्ञ आदि संपन्न कराए गए। तदुपरांत दोपहर बाद देवस्थली खतेड़ा में देवगद्दी लगाई गई। विभिन्न देवडांगरों ने अवतरित होकर समस्त श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात मां भगवती और महाकाली की देवी रथ यात्रा देवस्थली खतेड़ा से प्रारंभ हुई, जो दुर्गम 3 किलोमीटर की चढ़ाई पार करते हुए मंदिर परिसर तक पहुंची। रथ में मां भगवती के डांगर दलीप सिंह जी, कालिका के श्री चंद्रकांत चिलकोटी और अज्ञावीर के नारायण सिंह बोहरा विराजमान थे, जो चमर हिलाते हुए भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। रथ के आगे विभिन्न देवडांगर भक्तों को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ रहे थे। रथ के पीछे महिलाएं आंचलिक प्रधान में सज धज कर वीर रस से ओतप्रोत गीत गाते हुए रणबांकुरों को, हमारे रथ ले जाने वाले वीरों का उत्साहवर्धन कर रही थी, तो जिससे दुर्गम चढ़ाई आसानी से पार हो गई और
रथ अपराह्न 5 बजे मंदिर परिसर में पहुंचा। मंदिर परिसर में रथ के पहुंचते ही पूरा मंदिर परिसर मां के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर में उपस्थित जन समुदाय ने रथ के ऊपर पुष्प वर्षा की और ठीक इसी समय वर्षा, आसमान से वर्षा भी होने लगी। ऐसे लगा कि जैसे ईश्वर भी ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हों समस्त श्रद्धालुओं को, क्योंकि बारिश की अभी आवश्यकता, नितांत आवश्यकता हो रही है। माँ भगवती ने प्रसन्न होकर ये माँ भगवती ने आशीर्वाद स्वरूप ये बारिश हमको प्रदान की और विहंगम भव्य दिव्य रथ यात्रा के साथ हमारा ये 5 दिवसीय देव महोत्सव का आज समापन हुआ। मंदिर परिसर में प्रसाद वितरण हुआ और समस्त श्रद्धालु ने अपना शीश वहां पर नवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिए सरकार दावा करती है कि अंतिम गांव तक सड़क पहुंचाई जा रही है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, यह हरिद्वार के लक्सर से आई इस खबर को देखने के बाद पता चलता है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। निर्माणाधीन सड़क की जांच की तस्वीरें हरिद्वार के लक्सर इलाके की हैं, जहां विधायक के सामने ही ठेकेदार ने सड़क निर्माण के नाम पर क्या काम किया है उसकी पोल खुल गई। लंबे समय बाद ग्रामीणों की आवाज सरकार के कानों में पड़ी तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से सड़क की स्वीकृति हुई, लेकिन भेड़िए की तरह ताक लगाए बैठे ठेकेदारों ने सड़क ठेका लेकर सड़क निर्माण को अधर में ही लटका दिया। उस दिन इसकी जांच भी हुई, वरना क्या है, इसमें माल डल ही नहीं रहा, इसलिए रोक दी गई लोगों ने कि भाई 3 इंची माल था, उसमें 1 इंची निकल रहा, कहीं 1.5 इंची निकल रहा। और परेशानी इतनी है, स्पीड से पत्थर इतनी स्पीड से निकलता है, बहुत को लग भी गया, बहुत 3-4 जने घायल भी हो गए उसमें। और सड़क की स्थिति है, गाँव में इतना पानी भरा हुआ, गड्ढे हो गए गहरे गहरे, ठेकेदार ध्यान ही नहीं दे रहा चीज पे। दरअसल प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रायसी से लेकर सुल्तानपुर तक सड़क की स्वीकृति दी गई, जो कि करोड़ों रुपए के बजट से बनाई जानी है। और ये सड़क 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों गांव को आपस में जोड़ने का काम करती है। लेकिन इसकी दुर्दशा से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के ग्रामीण कितने परेशान हैं। सड़क बनाने के नाम पर पूरे रास्ते पर पत्थर डाल दिए गए। फिलहाल जो ये सड़क बन रही है हमारी PMJSY से, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा अच्छे से कार्य कर रहे हैं, मगर क्या है कि ठेकेदार जो है ये अपने मानकों पर काम नहीं कर रहे हैं। अगर लोग बाग रोक रहे हैं तो उसमें भी इन्होंने सड़क रोक के बंद कर दी है, और जिस कारण से चलना दुश्वार हो गया है और मेरी भी छवि खराब हो रही है। गांव में गोड्डो पानी हो रखा है, गड्ढे, बहुत बुरा हाल है, रोज गिर रहे हैं। रोज गिरने के बाद मेरे घर पर पहुंचते हैं लोग बाग कि देखो प्रधान जी सड़क को बनवाओ। अब ठेकेदार सुनने को तैयार नहीं है। सड़क के ये जो गांव के बीच में गड्ढे हो रखे हैं वे भी भरे नहीं है। मानकों का भी आरोप लगा रहे हैं आप। मानकों का अभी कुछ दिन पहले जांच हुई थी, जिसमें एक्शन साहब भी आए थे और जेई साहब भी थे PMJSY से। उसमें जो कमियां पाई गई थी उसे पूर्ति करने के लिए मैं काम कर रहे हैं, और मैं तो यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये सड़क बने, जिस कारण इन लोगों को सुविधा हो सके। चलने फिरने में बड़ी दिक्कतें हो रही है। सड़क पर इन पत्थरों के कारण दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। पिछले दिनों तो एक गर्भवती महिला भी यहाँ सड़क की वजह से दुर्घटना का शिकार हो गई थी, जिसे आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। काम बंद हो गया है, लिहाजा ग्रामीण कह रहे हैं कि ये सड़क सुविधा देने के बजाय हमारे लिए अभिशाप बन गई है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क में ठेकेदार और अधिकारी मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार निरंतर सड़कें बना रही, विकास कर रही है, लेकिन ये जो ठेकेदार है कहीं ना कहीं अपनी मनमानी पे उतरा हुआ है, और कहीं ना कहीं इसका भुगतान जो है क्षेत्रवासियों को करना पड़ रहा है। और अगर इस तरह ही मनमानी करेगा तो हम इसका इलाज कर देंगे बिल्कुल, और यही पूरा गांव और पूरा क्षेत्र यही बैठेगा धरने पर। आज देखिए स्थिति ये आ गई है, हमारे पूरा PMJSY से ये सरकार ने सड़क का निर्माण तत्काल करने के लिए आदेशित किया, लेकिन ये जो ठेकेदार है ये ना तो जो जिस अनुरूप ये बननी है, जो इसके मानक है उसके अकॉर्डिंग ये बना नहीं रहा है, और सबसे बड़ी बात जो समय अवधि है वो समय अवधि के अकॉर्डिंग ये काम नहीं कर रहा है। इसके खिलाफ मैं पत्र भी लिखूंगा और आवश्यक कार्रवाई के लिए माननीय मंत्री जी से मिलूंगा इस संबंध में। और देखिए स्थिति ये आ गई है, आपने देखा भी होगा, सड़क की स्थिति बद से बदतर है। इन्होंने पूरी सड़क को खोद के डाल दिया है। गांव में लोग जो है रोज हादसे हो रहे हैं, अगर कोई मरेगा तो उसका जिम्मेदार ये ठेकेदार होगा। इसके ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई चाहता हूँ मैं बिल्कुल। इलाके के ग्रामीणों का आरोप है कि मानकों को ताक पर रखकर इस सड़क का निर्माण कराने की कोशिश की जा रही है, जिसका ग्रामीण विरोध भी जता रहे हैं। ऐसे में पिछले दिनों ग्रामीणों ने तमाम विभागों, अधिकारियों, मंत्रियों तक अपनी आवाज पहुंचाई, लेकिन किसी ने भी इनकी सुध नहीं ली। अब ग्रामीण परेशान हैं
और आंदोलन तक की चेतावनी दे चुके हैं। ये सड़क बन रही है, गड्ढा मुक्त नहीं, PMJSY की सड़क है, बहुत अच्छी सड़क की क्वालिटी बनती है इसमें। जो 19 सड़क बनी है उन पर भी ध्यान दे लो। 19-20 हो सकता है, मैं भी मौके पर गया था। और जहाँ गांव में गड्ढा मुक्त है, लोग अपने चबूतरे नहीं हटा रहे हैं और नहीं हटाने दे रहे हैं। जब भी काम चलता है, जब भी औरतें दूसरे लोग बीच में आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा काम में देरी हो रही है। और एक्शन भी अधिशासी अभियंता PMJSY मौके पर आया था, मैं भी मौके पर गया था। जो कमी है उनकी पूर्ति करते हुए सड़क दोबारा बनेगी, निर्माण शुरू होगा। सड़क बनाने के नाम पर गांव में गहरे गड्ढे खोद दिए गए। अब इन गड्ढों में पानी भर जाना हो गया है, जिससे ग्रामीणों का गांव से निकलना भी दुर्भर हो गया। स्कूली बच्चों को आवाजाही करने में भी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। अब इस पानी से गांव में बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है। गांव में गंदगी की वजह से मच्छर पनप रहे हैं, जो कि ग्रामीणों को बीमार करने के लिए काफी हैं। लेकिन ऐसे में इन ग्रामीणों की चीख पुकार सरकार में बैठे मंत्री, विधायक और अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती है। आपने बताया कि ये PMJSY की डिपार्टमेंट की रोड है, जो आप रायसी से दरगाहपुर का है, और उसमें अभी गड्ढे हो रहे हैं। तो अभी देखिए, जैसे कि सभी विभागों द्वारा अपना अपना प्रस्ताव दिया गया है कि सड़क को गड्ढा मुक्त करेंगे। उसमें PMJSY के विभाग से भी बात की जाएगी कि अगर इस रोड का उन्होंने उसमें गड्ढा मुक्त करने का रखा है, और अगर नहीं रखा है तो इसको रखवाएंगे। साथ ही PMJSY के अधिकारियों के साथ और हमारे राजस्व विभाग के साथ एक संयुक्त जांच भी करा ली जाएगी कि वो रोड बिल्कुल सही चले। सड़क निर्माण के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की मिली भगत होती है। लिहाजा जैसे तैसे सड़क का निर्माण कर पैसों की बंदरबांट की जाती है। ज्यादातर सड़कों का निर्माण मानकों के अनुरूप नहीं होता है, जिसका नतीजा यह होता है कि कुछ ही समय बाद सड़क बर्बाद हो जाती है। रुड़की में भी यही हो रहा है, लेकिन हैरानी की बात है कि विरोध के बावजूद कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के उन खूबसूरत शहरों में शामिल है जहां किसी भी मौसम में देश दुनिया के लोग परिवार या दोस्तों के साथ छुट्टियां में घूमने के लिए आते हैं। लेकिन बदलते दौर में शहर की स्थिति तो ये हो गई है कि यहां रहने वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शहर स्मार्ट सिटी में है, लेकिन स्मार्ट सिटी का काम कितना हुआ है, ये भी आज तक सवाल ही है। ट्रैफिक जाम से लेकर शहर के कई तरह की परेशानियां शहर झेलता है, लेकिन जिम्मेदार ये मानने को तैयार ही नहीं। यह स्थिति तब है जब राज्य में ट्रिपल इंजन वाली बीजेपी की सरकार है। पराठा भरने वाली गाड़ियों के रेंगने की तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है। कहने को तो शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, लेकिन स्थिति क्या है ये आपके सामने है। शहर के ज्यादा इलाकों में सड़क जाम की समस्या आज के समय में आम बात हो गई है। विपक्ष अक्सर पूछता रहता है कि स्मार्ट सिटी का पैसा कहां खर्च किया जा रहा है, जिस पर आरोपों की राजनीति होती है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि रात में कई सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स तक नहीं जलती है। ट्रैफिक में शहर के लोग घंटों फंसे रहते हैं। कई इलाकों में ट्रैफिक लाइट तक काम नहीं करती, या फिर पुलिस वाले ऑटोमेटिक सिस्टम को बंद कर मैनुअल ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ट्रैफिक की चुनौती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसी के तहत हर स्तर पर प्लान किया जा रहा है। इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स जो हैं और अवेयरनेस को लेकर और इन्फोर्समेंट, तीनों स्तर पर काम किया जा रहा है। इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स यानी कि जो चेंजेस यहाँ के स्ट्रक्चर में होने हैं उसको जिला प्रशासन को और संबंधित विभागों को लगातार हमारे द्वारा अवगत कराया जा रहा है, तो उनके तरफ से भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और वो इस पर कार्रवाई प्रचलित है। इसके अलावा अवेयरनेस के लेवल पर हम लोग जगह जगह अवेयरनेस और स्कूल्स और कॉलेज में अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं। थर्ड, जो हमारा इन्फोर्समेंट लेवल है, रॉन्ग पार्किंग हो गई या फिर ड्रिंक एंड ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, इस पर बहुत प्रभावी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत तो 30 अप्रैल को होगी, लेकिन टूरिस्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है। जाहिर है कि दिल्ली सहित देश भर के अलग अलग हिस्सों से लोग देहरादून के रास्ते पर्यटक स्थलों की ओर जाते हैं। मौजूदा वक्त ये है कि देहरादून में ट्रैफिक जाम की समस्या दिन पर दिन अब विकराल होती जा रही है। कभी शांत और सुव्यवस्थित माना जाने वाला ये शहर अब लगातार ट्रैफिक के कारण से जूझ रहा है। शहर की सड़कों पर दिन भर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा सकती है। खासकर दफ्तरों और स्कूल कॉलेज के समय पर सड़कों पर वाहन
रेंगते हुए नजर आते हैं, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक स्ट्रक्चर की समस्या है, इंजीनियरिंग की समस्या है, तो वो संबंधित विभागों को जहाँ जहाँ लेफ्ट टर्न फ्री होना है या सड़क चौड़ी होना है, वो संबंधित विभागों को हमने स्टडी करके भेज दी। देहरादून में ट्रैफिक जाम का प्रमुख कारण तेजी से बढ़ रही वाहनों की संख्या और भारी अतिक्रमण है। शहर में निजी वाहनों की भरमार हो गई है, क्योंकि सरकार के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत बेहतर व्यवस्था नहीं है। देहरादून आरटीओ में 10 लाख से ज्यादा वाहन पंजीकृत हैं और आरटीओ के मुताबिक प्रत्येक वर्ष 76,000 से ज्यादा नई गाड़ियां सड़कों पर आ रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर नहीं होने की वजह से लोग निजी वाहनों से ऑफिस या बाजार जाते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ जाम की समस्या उत्पन्न होती है, बल्कि तेजी से प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। शहर में कभी कभी AQI 250 तक पहुंच जाता है। बिल्कुल देखिए, ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी समस्या तो है और पुष्कर सिंह धामी जी क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, समय समय पर अधिकारियों के साथ में बैठ करके इस ट्रैफिक को लेकर के विचार मंथन भी करते हैं। रिस्पना के और बिंदाल के एलिवेटेड रोड को लेकर भी उन्होंने प्रस्ताव रखा है और क्योंकि समय समय पर चौड़ीकरण भी किया जाता है, पर एक गाड़ियों की बढ़ोतरी होना, एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो पांचों के पास ही गाड़ी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है ट्रैफिक होने का। और क्योंकि यहाँ स्कूल है, कॉलेज है, विधानसभा है, सचिवालय है, अधिकारियों के ऑफिस है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के राजधानी में ट्रैफिक की समस्या हमेशा बनी रहती है और सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये करती है कि ट्रैफिक ना हो, जाम की स्थिति ना हो। सुबह और शाम जब ऑफिस जाने का समय होता है या ऑफिस से आने का समय होता है तो वाकई सड़कें थोड़ा पैक हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो शासन प्रशासन है ट्रैफिक को दुरुस्त करने का काम करता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और एलिवेटेड रोड जब यहाँ पर बनेगी तो जो ट्रैफिक होगा वो डाइवर्ट होगा, मुझे लगता है उसके बाद हम लोगों को बहुत अच्छे से इस ट्रैफिक से निजात मिल सकती है। अजीब बात तो यह है कि राजधानी में ही सीएम से लेकर कैबिनेट मंत्री तक और सचिव से लेकर जिलाधिकारी तक रहते हैं, लेकिन सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राजधानी के अलग अलग इलाकों में 19,000 से ज्यादा अतिक्रमण है, जिस पर अक्सर अधिकारी कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ कागज में तो ये सीमित ही रह गया है। देहरादून में 350 किलोमीटर की सड़क PWD के पास है, जबकि शहर में 120 किलोमीटर की पक्की सड़क नगर निगम के पास है और इसमें 3% सड़कें शहर के बाहर है, जो कि जर्जर पड़ी है। शहर में 3 एलिवेटेड सड़क प्रस्तावित है, जिस पर वर्षों से काम शुरू करने की बात ही कही जा रही है। राजधानी देहरादून में जाम के झाम से जनता को भारी परेशानी हो रही है। बाहरी राज्यों से जो लोग राजधानी देहरादून में आते हैं वो कहती कैसी राजधानी है, जहां 10 मिनट में पहुंचना चाहिए वहां 1.5-2 घंटे का समय लग रहा है। ऐसा कोई रूट नहीं जहां जाम की समस्या ना हो। जाम के कारण। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।